बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, घर में ज़्यादा वक्त गुजारें, अपनों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छा टाइम कोई नहीं हो सकता, क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं। बाकी इसके साथ साथ जी मौसम में कुछ जो तब्दीली आई है, कुछ बेहतरी भी हुई है, बारिशें टाइम हो रही हैं। सो कभी बादल और कभी सूरज आंख मचोली रहती है, हल्की फुल्की बारिश से मौसम शहर का जो है वो कदरे बेहतर भी अब हो रहा है। सो अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। हमने आगाज़ करना है ख़बरों से। आगे चल के हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान जिनकी बर्थडे है 11 बजे, हम उनको भी विश करेंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान और इरफान मलिक। अच्छा जी, वो मैं थोड़े से ना वो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता ना, शो का आगाज़ हो रहा है और ये लोग ऐसे अखबार पकड़ के जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोगों को, ज़रूरत है? नहीं, मैं तो अखबार रख दिया। जब आपने कहा ना कि अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो वो एक अंकल सरगम का प्रोग्राम लगता था कलियाँ। अच्छा। उसमें एक बोंगा बखील था, तो हर बात पे कहता सी पर कित्थों हो। हाँ। वो कहता था कि यार अच्छा खाना खाओ, तो कहता सी पर कित्थों। तो क्वालिटी स्पेंड करना टाइम जो है वो हम भी जो मुलाजिम पेशा लोग हैं वो पर कित्थों। इतवार का दिन बिल्कुल वो हम बिल्कुल टाइम देते हैं जी। वो मैं अब मुझे इरफान सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो मैं देता हूँ जी जनरल स्टोर वाले को, सब्जी वाले को, धोबी को। मैं वाकई क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करता हूँ माली को, किचन को भी टाइम, और घर को, वो मैं बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ जी। और वो जो बच्चों के साथ टाइम है ना, वो वही है जो मैं रात को जाके ईशा के बाद से लेकर सोने तक जो 8, 9, 10 के बजे में सो जाता हूं। नहीं, इसमें दुख भरी दास्तान क्या आपने बात की? मगरिब के बाद से गए ना, ईशा के बाद ना गए। नहीं, ईशा के बाद मगरिब के बाद तो चले खाना खाना है, फिर आपको ईशा की तैयारी करनी है। आजकल 8:30 बजे ईशा हो गई। अब ये भी तो देखो ना, संडे ऑफ होती है, आप तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं? हाँ, घर वालों के साथ। नहीं, बिल्कुल मैं पूरा क्वालिटी टाइम, मैं तो जब भी छुट्टी होती है, जब भी कोई टाइम मिलता है, इवन कि मैं अगर ऑफिस से घर जल्दी चला जाऊं तो उसमें भी मेरा क्वालिटी टाइम है। किस्मत वाला दिन कम नहीं होता होगा वैसे, लेकिन फिर भी कभी ना कभी टाइम मिल जाता है। और बच्चों के साथ वाकई टाइम जो है क्वालिटी टाइम होता है। आपकी दिन भर की थकन उतर जाती है जब आप फैमिली में होते हैं, अपने घर में होते हैं ना। यकीन माने जितना मर्जी आप थके हो, तो आपकी थकन उतर जाती है। आमिर भाई मुझे पता नहीं क्यों देख रहे हैं, मैं खबर ही तरफ आज कुछ कहने लगे थे। अच्छा जी, डीसी लाहौर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, हमें फील्ड में मुतहरिक नजर आ रहे। कुछ कहना है तो कह दें, अगर मुझे कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं कहना जी, आप डीसी साहब को मुतहरिक करें, हम भी यही चाहते हैं। फील्ड में कल नजर आए, बाबर साहब दिन भी उनके साथ थे। शहर की सफाई सुथराई, बारिशें भी आगे, हल्की फुल्की बारिशों की प्रिडिक्शन है। थैंक गॉड वो जो तेज़ वाली बारिश थी, अब आगे शायद उनकी प्रिडिक्शन नहीं है, ये हल्की फुल्की बारिश ही होगी। शहर की सफाई, डीसी साहब का दौरा करना और वासा और LWMC भी साथ थे, कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि शायद ये नए आए हैं तो शायद कुछ कर पाएँ। और जो भी नया आता है यहाँ पे, डीसी आए, कमिश्नर आए, उसके इसी तरह से दौरे होते हैं और इसी तरह से वो जो बाबुओं की बनाई हुई ब्रीफिंग है वो दे दी जाती है। और मैं आज तक ये समझा नहीं हूँ कि इतने बड़े बड़े मसाइल के, पानी ज़ेर ज़मीन, पानी के टैंक्स और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें, और दौड़े और सफाई ना उनके आगे रखी है। मैं तो मुश्किल रखता ही नहीं। अभी उनको विजिट करने मैं तो मुश्किल रखता ही नहीं। मैं तो इस इंतज़ार में हूँ पिछले 50 साल से कि कोई डीसी आए। ये लाहौरी है बाय द वे? मुझे नहीं पता ये कहाँ से। ये वैसे वहाँ जनूबी पंजाब में रहे हैं। अच्छा। ये लाहौर में कोई ऐसा डीसी आए जो चील गोश्त बेचने वालों को पकड़ ले। अब देखिए, ये बड़ा मनसूबा नहीं होगा ना, बहुत छोटी बात है, छोटी सी बात है। कोई सीएम आए, वो चील गोश्त वाले को रोक ले। कोई सीएम आए, कोई डीसी आए, कोई कमिश्नर, छोटे छोटे काम बताऊंगा, छोटे छोटे काम, बड़े काम तो मुझे आते ही नहीं है बताने। या मरियम साहिबा को कह रहे हैं? मैं जी हर एक को कह रहा हूँ, जितने भी रहे सीएम और जितने आने वाले हैं उनको भी, ये चौराहों से फकीर हटवा दें। मैं उनसे कह रहा हूँ, ये छोटा काम है, बड़ा काम नहीं है। चील गोश्त वाला पहला, ये वाला दूसरा। रक्षों को मीटर लगवा दें, कानून के मुताबिक तो मीटर लगने चाहिए ना, नंबर प्लेट्स भी होनी चाहिए। वह तो रक्षों की बात करो, पहले तो आए ये जो ट्राई रक्षा, जो 3 पहियों वाला रक्षा है, इस पर आ जाए ना, वो चिंची पे भी आ जाती है, इसमें के नंबर लगवा दे, इस पर मीटर लगवा दे। कानून के मुताबिक हर रक्षे में मीटर होना चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ही मीटर नहीं लगा रही। तो मुझे छोटा सा काम है, CTO साहब इसी पर अमल दरामद करा दी। चले नंबर प्लेट वाले पे
गवर्नमेंट अमल करा दे, एक्साइज वाले जो हैं वो अमल दरामद, बड़े बड़े काम ना मुझे बताएं। शुक्र है आमिर भाई जो है वो सीएम से चील गोश्त और ये चीजें करवा रहे हैं, इसके लिए बाकी लोग भी हैं। सीएम से बताएंगे। देखिए आपके पास सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किस लिए है, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौन चलाता है? देखिए वो आप फिर तो आप कहेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान ये करवा दें। देखिए बात ये है कि डिपार्टमेंट आपके पास है, डिपार्टमेंट से आपने काम लेना है, ये काम नहीं है। खबर डीसी काम, डीसी का काम ये नहीं है कि सफाइयां करवाए। सीएम का दिल करता है नाम लेने को, हाँ लेना होता है हर खबर में। डीसी का काम भी सफाइयां करवाना है, उसके लिए भी एमसीएल है आपके पास। लेकिन नई डीसी आई लेकिन चार्ज होता है, देखिए इंचार्ज तो आपको वजीर आजम पाकिस्तान जो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका निगरान वजीर आला रही फील्ड में है। मैं कह रहा हूँ डीसी को आप बड़े काम जिसके लिए वो ये काम। इरफान साहब कह रहे हैं कि इस शहर के अंदर अगर, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बेचारे कल राव के सामने भी नहीं बोल पा रहे। अच्छा जब राव बैठो तो कौन अभी भी देखे नहीं मुझे बोलने नहीं आप बोले। देखिए मैं सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता बयान छोटा सा नुक्ता करें, ये कहते हैं सीसीपीओ को मत कहें, आप कहें यार ये हवालदार का कसूर है जो शहर में क्राइम है, बस इतनी सी बात। नहीं देखिए आप ये बात भी हम कह रहे हैं कि अगर आप डीसी लाहौर से सिर्फ सफाई के ऊपर काम करवाएंगे तो ये आप उसके ओहदे के साथ भी ज्यादती करेंगे और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी ज्यादती। हर एक का अपना अपना रोल है। अब आप सिटी 42 में काम कर रहे हैं तो आपने अगर कुछ गलत किया या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर रहे तो इसका कसूर है कि जो आपका डायरेक्टर न्यूज़ है, जो आपका मालिक बैठा है, उसका कसूर नहीं है, या उसने आपसे काम नहीं लेना। उसने नीचे आगे पूरा एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, आपके पास अफसरान की एक फौज इसी काम के लिए रखी जाती है, सर्विलेंस के लिए, सर्विलेंस के नाम के ऊपर। अगर मैं निकल के आमिर भाई से बात करूंगी, आपसे बात नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं, जेस्टर को छोड़ें, आप काम करें ना, जेस्टर को छोड़ें, आप काम करें। दौरे किए हैं डीसी ने, वो ये कह रहे हैं फजूल किए, वो जाने दे। देखें आप बात सुन लें, शहर का विजिट करवा लें। आप अपने बल्दियाती निजाम को ठीक करना आपके डीसी की जिम्मेदारी है। बल्दियाती निजाम किसने ठीक करना है? वो इन डीसीज ने करना है। इरफान, व्हाट डू यू थिंक? नए डीसी आए हैं तो दफ्तर पे हाथ रख के बैठे, दफ्तर पे हाथ रख के हाथ आप देखिए, फोटो सेशन के लिए बाहर निकल के तस्वीरें ना उतरवाएं कि सफाई का इंतजाम करो। नहीं, ये देखिए ये चीजें जो हैं ये ज्यादती होती है कि आप फोटो सेशन के लिए बाहर निकलते हैं। यहाँ अफसरान टिकटॉक के लिए बाहर निकलते हैं, आप बात कर रहे हैं। अब आप वज़ीर आला को इस तरह टॉन्ट ना करें, आप टिकटॉक के लिए बात कर रहा हूँ, वो भी अफसर ही हैं। मैं अफसरान की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी अफसर निकाल के दिखा देता हूँ, वो भी बड़ी अफसर है, लेकिन बात ये है वो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ब्रेक में दिखाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एमपीएस जो आपके कभी विजिट कर रहे हैं, जी हम फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इनका काम नहीं है ये। इनका काम कानून साजी करना है, असेंबलियों के अंदर बैठकर वहां पे कानून ऐसे लागू करें, कानून ऐसे बनाए जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और सारे इदारे ठीक हो। नहीं, आपको मंतक देखें, अगर आप इजाजत दें इरफान साहब, छोटी सी अपनी नाज़रीन से बात करें। जी बिल्कुल करें। नाज़रीन, राव बिल्कुल सही कर रहा है, आज पता लगा। नहीं, अब इशू पता क्या है, मुझे इस खबर में पॉजिटिव चीज क्या लग रही है, नए डीसी बाहर निकले हैं, नए डीसी बजाय इसके कि अपने कमरे में बैठते, बाबा साहब दिन को बुलाते, एमडी वासा को बुलाते, उनसे ब्रीफिंग लेते, स्क्रीन पे शहर खुद देखने निकले हैं, स्क्रीन पे शहर देखते, तो फिर आप कहते हैं कि ओहो डीसी कमरे में ओहो, आपको यही अच्छा लगता है? आपको ये अच्छा लगता है कि डीसी जो गलियों में फिर रहा होगा, है तो कूड़ा चुको, है तो कूड़ा चुको, तो बाकी काम लोगों के किस लिए रखे हैं? ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, डीसी के लिए ये टास्क कितना मुश्किल है, शहर के मामलात को संभालना, और बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं वो भी सर पे हैं। आगे अपकमिंग बड़े इवेंट्स भी आने वाले हैं, दाता साहब का उर्स आ रहा है और उसके साथ साथ आगे फिर 12 रबीउल अव्वल भी है, साथ ही चहलम भी होता है। सो ये चैलेंजिंग है। लाहौर में जो भी डीसी होगा उसके लिए चैलेंजिंग ही होगा। ये बड़ा शहर है और अब तो इसकी आबादी मतलब अभी अगर दोबारा सेंसस जो हुए हैं उसमें तो ये 1 करोड़ से ऊपर निकल गया। आई थिंक आसान होता है क्योंकि टीम तो वही होती है आमिर भाई जिन्होंने मैनेजमेंट करनी होती है। नहीं, ये बात गलत है कि टीम वही होती है। आप सही बात है कि इस टीम के ऊपर भी जो इस दफ्तर में काम कर रही है, कोई ऐसा बंदा लेके आए जिसको काम का पता ना हो, जो लिखता डायरी में लिखता हो और एक एक पॉइंट याद ना रखता हो, तो ये टीम क्या काम करेगी मैं देख लूँ। सही कह रहे हैं। ये इरफान हमारे साथ बैठे हैं, जिस थाने में जो थानेदार अच्छा होएगा तो उसका नीचे वाला स्टाफ सारा अच्छा काम करेगा।
जहाँ पे वो खुद रिश्वतखोर होएगा, मैं ये सारे थानेदारों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर अफसर ही करप्ट होएगा और अफसर ही कामचोर होएगा तो फिर क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि डीसी के लिए चैलेंजिंग इसलिए भी है कि ये मरियम नवाज का शहर है, यानी जो वज़ीर आला है ये उसका शहर है, हमारा लाहौर नहीं उसका शहर है। वो आपको तो ये फ़ख्र होना चाहिए कि आपके शहर की एक वज़ीर आला है। मैं पहले दिन और को आपको बहुत नहीं प्राउड फ़ख्र करती हूँ। प्राउड करते हैं। इससे पहले निगरान वज़ीर आला भी इसी शहर से था, उससे पहले तोंसा शरीफ से थे वज़ीर आला। तो ये तो आपको इस तरह के उससे पहले गुजरात वाले भी थे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि चले लाहौर एक मुश्किल टास्क रहा है हमेशा से। यहाँ के लोग जिस तरह से गंद मचाते हैं, जिस तरह से गंदगी फेंकते हैं, और जो लोगों में अभी तक शऊर नहीं है, उस बेशऊरी में कोई भी डीसी उसके लिए काम मुश्किल होता। लेकिन अगर इरफान मलिक वाली बात कि वो सर्वेलेंस पूरी तरह से करें, बैठ के करें, चले बैठ के ऑफिस में ही करें, लेकिन पूरी सर्वेलेंस करें। मान गया आप इरफान साहब की नहीं, मैं इरफान साहब की बात नहीं मान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो इनके कहने के मुताबिक अगर सर्वेलेंस ही ठीक कर लें तो बहुत होगा। वो तो खुद निकले हैं, तो मुझे खुशी है। तजावुज़ात बहुत बड़ा मसला है इरफान। तजावुज़ात के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि गरीब आवाम का मसला क्या है। हाँ, गरीब आवाम का महंगाई मसला है, और सरकार की तरफ से जो डीसी ऑफिस से डेली जो बेसिस के ऊपर आपको एक निर्खनामा जारी होता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना भी इनका काम है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप फोटो सेशन के लिए सड़कों के ऊपर निकल के कह दें कि हम सफाई मुहिम करवा रहे हैं, हम नालों की सफाई करवा रहे हैं, ठीक है वो आप करवाएं, लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं जो डीसी के साथ रिलेट करते हैं, और हर आदमी का जो मसला है, आपके घर में खाना ना हो और आपकी गली बहुत शीशे की तरह चमक रही हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, सरोकार नहीं होगा। लेकिन उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको काम करने की ज़रूरत होगी कि अगर यही डीसी, जैसे मैंने बात की कि लाहौर में कभी भी जो कोई भी अफसर आता है वो उसको सबसे जो बेसिक उसका जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो आपने जैसे जिक्र किया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का, आगे इवेंट्स आ रहे हैं, सबसे बेसिक जो है वो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर आएगा, वो पुलिस का हो, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हो, वो डीसी हो, वो कमिश्नर हो, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर का। जैसे आपने जिक्र किया कि आगे आ रहे हैं, चेहलम आ रहा है, उर्स आ रहा है, फिर रबीउल अव्वल, फिर उसके बाद मजीद इवेंट जो है, लाहौर में मैचेस का आगाज़ हो चुका है। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आती है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिलकर ये प्लान बनाना होता है कि किस तरह हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। बाकी चीज़ें, इन चीज़ों को जो बेसिक काम है, जैसे हमने बात की नरफनामे की, इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। टाउन प्लानिंग के ऊपर फोकस नहीं किया ऐड कर रही हूं क्योंकि इसमें बड़े मसाइल का जिक्र हुआ है, तो इन बड़े मसाइल को देखना तो डीसी साहब नहीं है। बिल्कुल वही देखना है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसको सुपरवाइज वैसे कमिश्नर ने करना है, डीसी ने देखना है। डीसी अमलन देखिए, लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में डीसी ने देखना है, कमिश्नर ने सिर्फ लाहौर को नहीं देखना, कमिश्नर ने कसूर को भी देखना है, उकाड़ा भी देखना है, उसने बहुत से एरियाज देखने हैं। लेकिन डीसी जो है, डीसी आपका वाकई एक हुक्मरान जो अगर कोई नजर आता है आपको, मेन करता धरता जिसे कहते हैं, शहर जो है वो शहर का डीसी लाहौर होता है। तो इनके लिए टास्क बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर फोकस करने की बजाय इन्होंने भी सिर्फ वो कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम किया, तो फिर मैं समझता हूँ कि जैसे पहले भी डीसी यहाँ पे बहुत से आए, बहुत से चले गए। महंगाई कंट्रोल इस तरह से भी नहीं होगी कि वो एक टाइम पे हम देखते थे डीसी सुबह सुबह उठ के जाते थे सब्जी मंडी में, जब बोली का वक्त होता था, थोड़ा सा तब फर्क रहता था मेरे। वो जिस मंडी में जाते हैं, जहाँ जहाँ खड़े होते हैं, वहाँ पे जाके हो जाता है। पर मैं आपको बताऊँ, परसों रात को मैं टीवी लगाया तो सीमल हाशमी हमारी जो एंकर है, एक प्रोग्राम कर रही थी सब्जियों की कीमतों पे। इस वक्त आपको पता है शहर की सूरत हाल ये है कि फल निस्बतन सस्ता है, सब्जी निस्बतन महंगी है। अच्छा, इस वक्त ये सूरत हाल है। तो वो सब्जियों पे करे तो एक सब्जी वाले से उन्होंने कहा कि ये रेट लिस्ट है, ये कितने रुपए की ली है? उन्होंने कहा 30 रुपए की। एक फोटो कॉपी कागज़ की, वो 8 आने लगते हैं, बना लेता है, 30 रुपए की वो थी। और उसको कह रही थी, ये आप बताएं मुझे ये शिमला मिर्च कितने की है? तो उसने बताया जी मैं 200 रुपये किलो बेच रहा हूँ। ये देखे रेट लिस्ट में तो 110 रुपये लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं शलगम जी, उसने शलगम जो है ये स्वाद से आते हैं, ये 250 रुपये है। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है 120 रुपये रेट लिस्ट पे, तो आप ज़्यादा महंगी बेच रहे हो। उन्होंने कहा बीबी 1 मिनट है। उन्होंने मोबाइल कढ़िया अपना, उधर तो क्या आज का बिल है सब्जी मंडी तो मैं लेके आया, इसमें तू रक्शे का किराया भी डाल, वो जो पांडी ने सब्जी उठाई है उसके पैसे भी डाल, मेरी दुकान की जगह का किराया भी डाल, और मेरे बच्चों की रोटी भी डाल।
मुझे बता ये क्या। तो सीमल ने वो जब पढ़ा खुद ही कहती नहीं आप कसूरवार। यानी उस पर लिखा हुआ था कि शलजम जो है वो 200 रुपये किलो यानी 1000 रुपये की 5 किलो लेके आया हूँ। उसने कहा क्योंकि आजकल सीज़न नहीं है शलजम का, वाकई सीज़न नहीं था, जैसे ही बरसात में सब्जियां जो है महंगी हो जाए। अच्छा, फिर उसने बाकी सारी 2-3 कीमतों की जब उसने किया, सीमल खुद मान गई कि ये रेट लिस्ट जो है ये बोगस है। तो सही कहा इसने, इरफान ने, कि अगर आप दफ्तर से एक रेट लिस्ट जारी कर देंगे विदाउट एंड नोइंग के मंडी में इस वक्त सूरत हाल क्या है, किसानों की सूरत हाल क्या है, जिस तरह अभी इसने जिक्र किया, सब्जियां तो पानी मार देती है। जो सब्जियां उगाने वाले उनसे पूछो तो सही कि अगर जितनी ये बारिश हुई है इन दिनों में, रिकॉर्ड टूटे हैं 44 साल के, तो सिर्फ लाहौर में नहीं टूटा, जहां जहां देहात में भी हुई है, सब्जियां मार दी उसने। कराची में कभी ऐसे और जो सब्जियां बची हैं वो बची हैं बलाई इलाकों में, जो सब्जियां हैं जहां से पानी ड्रेन हो जाता है पहाड़ी इलाकों में जी। तो इसलिए वो बता रहा था कि शिमला मिर्च फलां जगह से आई है, ये फलां जगह से आई है, फलां जगह से आया, उसका किराया भी आप डालेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम महंगी नहीं बेच रहे। मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर रेट लिस्ट बनानी चाहिए। ये तो सब्जियों की बात होगी। अकबरी मंडी जो आपकी लाहौर का एक, बल्कि पंजाब का कहें उसको, सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ से लोगों ने, रिटेलर्स ने लेके आना है, रिटेलर्स ने सारा कुछ खरीदनी है, मिर्चें वगैरह। अब वहाँ पे थोक के रेट के ऊपर आप चीज़ें बेच रहे हैं, जो वहाँ से रेट निकलता है उसके बाद दुकानदार ने आके डेफिनेटली अपने दुकान का किराया, बिजली का बिल, अपनी लेबर, सारे एक्सपेंडिचर उसमें शामिल करके रेट उसमें तैयार करना है। लेकिन कभी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो रेट लिस्ट रिटेलर के लिए निकालता है, वही रेट लिस्ट के ऊपर कभी आपने पूछा कि होलसेलर ने उस रेट के ऊपर उसको दिया कि नहीं? बिल्कुल सही, कभी नहीं दिया जाता। इन चीज़ों को, ये बेसिक जो है वो लोगों के इश्यूज़ हैं। जैसे हमने बात की कि ज़्यादा फोकस होता ही लॉ एंड ऑर्डर का है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लिया जाए, कोई बड़ा इवेंट आ रहा है उसको कंट्रोल कर लिया, बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये फोकस में रहती नहीं। जैसे अभी बात हो रही है कि मैचेस आ रहे हैं, तो मैचेस में सबको ये फिक्र होगी कि टीमों को हमने यहाँ से लेके कैसे जाना है, उनको रखना कैसे, किसी को ये फिक्र नहीं होगी कि अवाम को ट्रैफिक बंद करने से क्या इश्यूज होते हैं। ये उन लोगों का इशू नहीं है। क्राइम क्या होगा, सारी पुलिस चीज़ के ऊपर लगा दी, क्राइम का सूरत हाल कौन देखेगा, ये किसी को कोई इसकी परवाह नहीं है। सब ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है उसको मेंटेन रखने के लिए तमाम एफर्ट करनी है। नंबर 2 पार्ट जो है पॉलिसी है, नंबर 2 नंबर लगाएं ताकि मीडिया में चलाएं। वो मैंने पहले कहा टिकटॉक बनाए, मीडिया पे चलाएं। आजकल तो टिकटॉक मान गया ना बात को। नहीं, मुझे टिकटॉक पहले भी मान गए थे, मैं पहले भी मान गया था, लेकिन हम कह रहे थे बस आप खुल के नाम ले लें, वो नहीं आप लेना चाह रहे थे। मैंने अफसरान का कहा है, तो मेरे पास काफ़ी अफसरान हैं जिनके टिकटॉक आते हैं। टिकटॉक तो आपके भी है हमारे पास। तो मैं कोई अफसर थोड़ी हूँ, मैं तो मुलाजिम आदमी छोटा सा। टिकटॉक का वैसे तो ट्रेंड सारे ही बनाते हैं। देखिए स्टार्स, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब क्या ये बड़े मसाइल हल भी हो पाएंगे? जन्नत मिर्जा के बाद दोज़ख खान। तो हम आ रहे हैं जी इन बड़े मसाइल का जिनका हम तस्करा कर रहे हैं। आपने सब्जियों की बात कर ली, आपने आमिर भाई ने फ्रूट कह दिया सस्ते हैं, आपने अकबरी मंडी की बात कर ली। मुझे तो आटा महंगा होना, आटा गायब होना, चक्कियों पे और रेट होना, जो आपके स्टोर्स हैं वहाँ पर आटे का और रेट होना, यूटिलिटी स्टोर का क्या किरदार होना, मुझे तो ये भी नहीं आज तक बातें समझ आई। ये नॉर्मल दिनों में भी सुबह के टाइम जब 8 बजे आते हैं, क्यों यूटिलिटी स्टोर की तरफ लोग भागते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। ब्रेक का कहा जा रहा है, इन सवालात के जवाब मैं लेती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। आजकल आप तमाम मीडिया पर एक मुझे तो बहुत ख़तरनाक ये चीज़ लग रही है, मंकी पॉक्स के बारे में सुन रहे हैं और इसके लिए ख़तरे की घंटी जो है वो बजाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जी तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो माहिरीन की राय बहुत ज़रूरी है, हमें बचाव के लिए क्या करना है, क्योंकि प्रिवेंशन की हमेशा बात की जाती है ना, तो प्रिवेंशन के पेश नज़र क्या करना है। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम हमारे सीनियर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बता दें ये मंकी पॉक्स है क्या? बहुत शुक्रिया जी। मैं उससे भी पहले बताना चाहूँगा कि आपको इतने डरने की जरूरत नहीं जितना आप डर रही हैं। अच्छा, पता नहीं मंकी से डर रही हैं कि पॉक्स से डर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये पिछले कई दहाइयों से हम देखते हैं और ये स्मॉल पॉक्स जो रेडिकेट हो चुकी है दुनिया से, उसकी एक बेनाइन वैरायटी है। यूजुअली
90% से ज़्यादा लोगों में सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है और ये वेरिसेला वायरस है और इसकी जो वैक्सीन है वो वही है जो हम जायनीज की वैक्सीन यूज़ करके एरेडिकेट किया था दुनिया से हमने स्मॉल पॉक्स को, वही वैक्सीन इसकी है। और ये एक वायरल इन्फेक्शन है उसी फैमिली का जिसका स्मॉल पॉक्स था और ये बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी को लग जाए तो उसको अलामात आते हुए 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं और इसका मोड ऑफ स्प्रेड उस तरह नहीं है जैसे कोविड-19 का या बहुत सारे वायरस का होता है कि सांस से हो। इसका टच करने से है कि अगर किसी को कैरी कर रहा है अपने जो छोटी छोटी फिंसियाँ उसके निकलती हैं जिस्म पे 15 दिन के बाद इसके लगने से, तो उसको कोई टच करता है या किसी जानवर को टच करता है क्योंकि ये बेसिकली एनिमल बॉकी या बाकी जो चौपाहे हैं उनकी बीमारी है और अगर आप उनको टच करते हैं या उनके फ्लूइड को उनके मुंह में दांत देखते हैं किस किस्म के हैं बगैर दस्ताने पहने बगैर मास्क पहने, तो वो है। थोड़ी सी प्रिकॉशन की ज़रूरत है कि इस वक्त तक तो कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ और अल्लाह करे ना ही हो क्योंकि ये पहले आज से 5-6 साल पहले केसेस कुछ रिपोर्ट हुए थे और बलूचिस्तान से हुए थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे जानवर ईरान से क्रॉस करके बॉर्डर पे ले लाए जाते हैं बकरा ईद के करीब, तो जानवरों को अननेसेसरली टच करना और बाहर उनके मुंह शून में देखना सलाइवा जो उनका है थूक उसमें ये जरासीम होते हैं या किसी ऐसे आदमी को जिसको फिंसियाँ फोड़े निकले हुए हैं डॉक्टर्स को नर्सेज को उसको मुआयना करना है या रिश्तेदारों ने माँ ने अपने बच्चे को देखना है अगर रखें तो वो एहतियात करें ग्लव्स पहन के, सिंपल ये ग्लव होते हैं स्टरलाइज होने की जरूरत नहीं, उनको टच अव्वल तो करें ही ना, अगर करना बहुत जरूरी समझते हैं तो ग्लव्स पहन के करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी आजमाइश हो जाएगी। डॉक्टर साहब इसकी अलामात बता दीजिएगा क्योंकि आपने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर ये जो है वो जाहिर होती है, तो इसकी अलामात क्या हैं? अलामात है ना इसकी वही हैं जो आम वायरल इन्फेक्शन की होती है, नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम और फिर जिल्द पे ये फिंसी फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, पस्ट्यूल्स निकलते हैं छोटे छोटे और फिर ये हीलिंग की तरफ चले जाते हैं। जिन लोगों में बहुत छोटे बच्चे या बहुत बूढ़े लोग या वो लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रेस की हुई है या अस्थमा की वजह से स्टीरॉयड ले रहे हैं, जोड़ों की दर्द की वजह से स्टीरॉयड ले रहे हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर के जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको अफेक्ट करती है फेफड़े में और फिर फेफड़े में ज़ाहिर है वो नमूनिया करती है और वो नमूनिया कई औकात वो एकदम बिकॉज इम्यून सिस्टम क्लियर नहीं कर पाता तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो सिर्फ उन लोगों को फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है जिनको ये खतरा हो, अदरवाइज ये आउट पेशेंट के तौर पे हो जाती है। मुतासिरीन के लिए डॉक्टर साहब माजरत वक्त कम है, मुतासिरीन के लिए मुझे ये बता दीजिएगा इसका इलाज क्या है, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? मुतासिरीन के लिए तो पब्लिक के लिए तो यही इलाज है कि अगर इसकी वैक्सीनेशन करा ली जाए जो कि आम नहीं मुहैया। एक कंपनी है जायनीज की नीदरलैंड पे, वहाँ से जब मैं मिनिस्टर था या इससे पहले जब मैं वाइस चांसलर था तो उस वक्त हमने वो अटेम्प्ट की थी और किया था, तो गवर्नमेंट ही मंगवा सकेगी उस वैक्सीन को, लेकिन सिर्फ वो रिजर्व होनी चाहिए अगर हमारे केसेस रिपोर्ट होते हैं यहाँ, और उन लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए जिन लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जैसे मैंने आपको बताया है उनका होना चाहिए, वरना इसकी जनरल जो पब्लिक हेल्थ एडवाइस है वो सफिशिएंट है इस वक्त कि लोग अननेसेसरली टच ना करें जानवरों को, अननेसेसरी किसी ऐसे मरीज को जिसको फिर से फोड़ी निकले हुए हैं उनके जिस्म को ना टच करें, और अगर वो कोई ऐसा है तो फिर उसके टेस्ट कराएं जाए, एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं और उनका उसी वक्त PCR भी हो सकता है और विद इन 1 or 2 days और NIH में ये टेस्ट हो भी रहे हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी आपसे सवाल होगा, क्या ये जानलेवा है? देखिए मैंने आपको बताया आमतौर पे 95 से 99% में ये जानलेवा नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी की शुगर है और वो भी कंट्रोल नहीं है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, यस इसमें हो सकती है ये जानलेवा।
जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे और इस पर रोशनी डालते। एक कमेंट आपका इरफान साहब को चाहिए, 1 मिनट मेरे पास है, मुझे वाइंड अप। महकमा हेल्थ में जो बंदर बैठे हैं उनको निकाल दे तो मंकी पॉक्स से बच जाएंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे जानवरों को छूने से। ज़्यादातर हमारे देहात में लोग जानवर पालते हैं और वही बेचारे पालते हैं, उन्होंने ही छूना है। तो क्या हमारी कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और तहसील हॉस्पिटल्स में देखा कि अरेंजमेंट्स क्या हैं? अगर ये आ गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आ गई तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला खैर रखे इरफान साहब। और ये आ चुका है वेरिएंट, आप देखिए ये साल में दूसरी दफ़ा हुआ है जिसके बाद WHO ने पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर जो है वो एमरजेंसी नाफज कर दी गई। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऐसे अफराद जो अरब अमारात से आए थे, उनको मंकी पॉक्स की जो निशानदेही हुई कराची में भी हुए, उनको जो है वो कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। इस वजह से डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इसकी हिफाजती तदाबीर जो हैं कि गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को टच ना करें, और अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको क्वारंटाइन बिल्कुल रखें, और सफाई सुथराई का प्लीज़ ख्याल रखें, क्योंकि सफाई ज़रूरत हो तो टच कर लें, वैसे पूछने की सफाई ईमान है, सफाई का खास ख्याल रखें, बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अपने दफ्तर में हम इर्द गिर्द देखते थे, समेत मेरे बहुत सारे लोग गला ख़राब का शिकार हुए थे। चलिए, थोड़ा सा मौसम कुछ शदीद वाली गर्मी से तब्दीली की तरफ भी आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक बारिशें भी हुई हैं। सो बहुत सारे लोग गला ख़राब होने की शिकायत कर रहे हैं। आपने एहतियात क्या करनी है, और ख़ास तौर पर बच्चों में नज़ला ज़ुकाम की अगर शिकायत है तो क्या एहतियात करनी है? नॉर्मली हमारा बिहेवियर ये होता है, जो मैं 2-3 दिन से कर रही थी कि अच्छा कफ़ सिरप कोई ले लूँ, हालांकि मुझे कफ़ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है थोड़ी सी आवाज़ बैठ रही है, कुछ लोगों को गले में दर्द महसूस हो रही है। सो इसके लिए आपने करना क्या है वो तो हम आगे चल के आपको बताएंगे। बच्चों और बड़ों में दोनों तरह से हम इलाज जानने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे ये जो हम 2-3 दफ़ा, क्योंकि मैं खुद भी ये प्रैक्टिस कर चुकी हूँ कि घर में ही हम मेडिसिन ले लेते हैं। सो होम रेमेडीज़ का क्या रोल होना चाहिए, आपने अपने गले की एहतियात कैसे करनी है, अगर गले में दर्द है, खांसी है, 2-3-4-5 दिन आप मुसलसल जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करें, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो उसके बाद क्या करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स लोग खुद से भी ले लेते हैं, उस पर भी हम राय जानेंगे डॉक्टर साहब की, और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? एवन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2-3 दिन से हर बंदा गला ख़राब के साथ अपने दफ्तर में नज़र आ रहा था, इवन घरों में भी नज़र आ रहा था, रीज़न क्या है इसकी? मेन रीज़न एलर्जी है जी, इन्फेक्शन है और पोल्यूशन है। तीनों चीज़ें हर बंदे में ऑलमोस्ट इन्फेक्शन कर सकती हैं और गला ख़राब कर सकती हैं। ठीक। यूँ ही मौसम चेंज होगा, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, और सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर होगा। ठीक है। इसीलिए पूरी दुनिया में WHO ने एक राइज किया है कि वो लोग जिनको इन्फेक्शन ज़्यादा होती हो नॉर्मल से, एज ज़्यादा हो, छोटे बच्चे हैं 5-6 साल से छोटे, सबको वायरल वैक्सीन फ्लू शॉट लगनी चाहिए। ठीक है। फ्लू शॉट एक ब्लेसिंग है इस काम के लिए। अच्छा। सो सबसे बड़ी वजह फ्लू है। फ्लू उन लोगों को ज़्यादा होता है जो हाथ कम धोते हैं, जो बार बार नाक गले को फ्लश नहीं करते। वो जब छींक मारते हैं तो एक कमरे में एक बंदे ने 2-3 दफ़ा स्नीज़ की, छींकें मारी, पूरे कमरे में 6 घंटे तक वायरस रहेगा। अच्छा। अब वो उठ के चला भी जाएगा तो उस कमरे में 6 घंटे तक एहतमाल है, काफ़ी चांस है कि जो लोग वो सांस लेंगे सब वो वायरस को इनहेल कर लेंगे, बॉडी में ले जाएंगे। अब इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ गया है। सही। इसलिए जब भी मौसम चेंज हो, ना कि आपने खाना पीना चेंज करना है। अब हमने देखें कोविड से इंसानों ने कितना कुछ सीखा, हमारी कौम ने इतना कुछ सीखा। हाथ बार बार धोने, मास्क, जिसने छींकें मारनी है, जिसको छींकें आ रही, खांसी आ रही, इन्फेक्शन है, उसने ज़रूर मास्क लगाना। बाकियों पे वाजिब है या नफल है, उस पे लगाना फ़र्ज है। घर में माँ को छींक आ रही है या बच्चा थोड़ा बड़ा है जो मास्क इजीली लगा सकता है, तो प्लीज़ मास्क लगाना ब्लेसिंग है जब आपको इन्फेक्शन हो रही हो। इससे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की चेन रोक दी आपने। ठीक है। और ये जो कॉमन कोल्ड वर्ड है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया जाए। कोल्ड और फ्लू
ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। अच्छा। इन्फ्लुएंजा इज़ अ वेरी वेरी सीरियस बीमारी। अच्छा। ये पिछली सेंचुरी के शुरू में इतनी सीरियस हुआ, स्पेनिश फ्लू के नाम से पूरा एक जिस तरह एग्जैक्टली 19 के दिसंबर में और 20 के पूरा साल, फिर आगे 2 साल कोविड में गुजारे, ऐसा ही एक टर्माइल कैटास्ट्रोफ उस वक्त हो चुका है। अच्छा। इसी इन्फ्लुएंजा से। इतना ही खतरनाक। इन्फ्लुएंजा आज की डेट में भी इतना ही सीरियस है जितना कोविड है। अच्छा। और सदी ऑलमोस्ट पूरी गुजर गई, लेकिन फ्लू के लिए WHO ने सर्टन कर दिया, श्योर कर दिया कि हर साल एक नया फ्लू वैक्सीन आता है। ये फ्लू बच्चों के भी वही वैक्सीन लगता है, बड़ों को भी। जब आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो भी कहते हैं लगवा के आएँ। उम्रा हज पे जाना है तो यही वैक्सीन फ़र्ज़ है कि लगवाएं, और 15 दिन पहले लगवाएं। ठीक है। अब ये दिन आपने ज़बरदस्त टाइम चुना है कि अब ये वैक्सीन आ गया है या आने वाला है, इस मौसम में लगवाना है। अगले मंथ के पहले वीक तक लग जाना चाहिए। और जिन लोगों को ये लगेगा, 1 साल तक कोई सीरियस बीमारी इन्फ्लुएंजा जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, नर्व्स चली जाती हैं, हार्ट डैमेज होता है, बॉडी ऑर्गन डैमेज होते हैं, और एल्डरली के लिए, बच्चों के लिए जिनको ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, ज़्यादा एलर्जी होती है, मिस उनको तो ज़रूर लगवाना चाहिए। चले, ये चीज तो लाजमो मलजूम है, यानी इंतजार ना करें कि आप मुतासर हो रहे हैं तो लगवाने जाएं, पहले लगवाएंगे तो फायदा ठीक हो गया, ताकि आपकी बॉडी में पहले से ही उसको रेजिस्ट करने के लिए तमाम तरीका और वो इंतजाम मौजूद हो। सो ये बच्चों बड़ों सबके लिए रिकमेंडेड है, हर एज में रिकमेंडेड है। डॉक्टर साहब, ठंडा पानी का क्या किरदार है? हम खाना खाते हैं, वैसे तो सुन्नत है कि खाने के फ़ौरन बाद पानी ठंडा क्या पानी ही नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग पी लेते हैं, बच्चे भी पी लेते हैं। और आजकल थोड़ा सा क्योंकि मौसम बदल भी रहा है, तो लाहौरियों को तो बड़ी आदत है खाने के बाद ठंडा पानी पी लेने की। हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अभी थोड़ी बदलने वाली हैं। कुछ मिथ्स हैं, कुछ हमारी डिज़ायर्स हैं, कुछ बच्चों वाली डिज़ायर है हमारी। बाज़ार के जूसेस ठीक है बिल्कुल अवॉइड किए जाए, फ्रेश जूसेस बिल्कुल अवॉइड किए जाएं। फ्रेश जूस भी? जी। चिल्ड चीज़ें ऑलमोस्ट अवॉइड की जाएं, चिल्ड, कोल्ड, बच्चे तो आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। ये तो बच्चे खाते हैं, उसके लिए एक टाइम टेबल बना लिया जाए कि दिन के टाइम पे खाई जाए, और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर कोई वार्म ड्रिंक ले लिया जाए। अब मेरी बेटी ने तो रात के टाइम पे जिद करनी होती है कि खानी है आइसक्रीम है रात को। वो जिस तरह के हम बच्चों को टेलर करते हैं ना, अगर मामा बच्चे के सामने बैठ के 10 दफ़ा एप्पल ही खा रही है, एप्रिकॉट ही खा रही है, फिर एक एप्पल खाना में 100 टाइम बेहतर है एप्पल का जूस पीने से। उस एप्पल के नेक्टर में, पल्प में अल्लाह मियाँ ने इतनी बड़ी, जिसको हाई फाइबर कहा गया, हाई फाइबर हमारे दांतों की सफाई करता है, हमारी पूरे इंटेस्टाइन में मिलियन जर्म्स हैं जिनको क्लीन करता है, कब्ज से बचाता है, हज़ारों चीज़ें हैं जो उस पल्प में रखी हैं, वो तो हमने उठा के साइड पे रख दिया है। और उसी में सारी शफा है। एक एप्पल खाने से 6 to 8 आवर्स आपके बॉडी में ऑप्टिमम एब्सोल्युटली गुड क्वांटिटी में ग्लूकोज, विटामिन पहुंचते हैं। ठीक। अगर मैं एक गिलास पूरा भर के जूस का पी लूँगा तो पूरे 15 मिनट एवरीथिंग इज आउट ऑफ माई बॉडी इन द फॉर्म ऑफ आउट वाटर। अब इसमें बिल्कुल आपने सारे दिन की इंसुलिन भी ज़ाया कर ली और शफा भी कोई नहीं है। सही। इसलिए फल खाना कहीं बेहतर है जूस पीने से, अंटल प्रूव अदरवाइज। इसको फिक्स किया जाए, माइल्ड सी ठंडी ली जाए, बहुत चिल्ड चीज़ें, आइसी एक आदत है। ये चीज़ें, हम एक पोल्यूशन में रह रहे, हम लाहौर में नहीं रह रहे, हम एक मोस्ट पोल्यूटेड जगह पे रह रहे। ये मसाइल पहले बहुत ज़्यादा यूरोप में और इंग्लैंड में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको टाइमली ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया है। ये टोटली डिसमेंटल करने की ज़रूरत है, वरना सब लोगों को फार्म हाउस से, शहर से दूर, नई नई, नबी ने उस वक्त कहा है कि नई नई बस्तियाँ बात करो, साफ सुथरी। ये पोल्यूशन हमें इन्फेक्शन को और ज़्यादा करती। सही। इसका एक ही हल है, बार बार हाथों को धोएं, नोज़, गले को फ्लश करें, जहाँ बैठे आपके पास पानी पड़ा होना चाहिए, साफ पानी के सिप्स लेते रहें, और अफोर्ड करते हो तो कोई भी वार्म मिल्क इज़ द ब्लेसिंग।
बच्चे ज़्यादा हॉट नहीं पीते, उनको माइल्ड सी वार्म हो, बॉडी टेम्परेचर पे हो, ये पीना और सोने से पहले पीना आई थिंक इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। ठीक हो गया, यानी सोने से पहले आइसक्रीम, कोई ठंडी चिल चीजें बच्चों बड़ों सब में आप नहीं रिकमेंड? सोने से 1-2 घंटे पहले फल खाना, चिल्ड चीज़ें लेना, खट्टी चीज़ें लेना, एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। सही। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी हम देखते हैं कि क्योंकि घर में कारपेट वगैरह होते हैं, सो उनको एलर्जी हो जाती है इससे। सो इसके लिए करना क्या है? अगर कारपेट है तो उनकी सफाई आप बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करते, और हमें पता कैसे चलेगा ये हमारी नॉर्मल खांसी है कि बार बार जो रिपीट हो रही है एलर्जी वाले सिम्टम्स? ये एब्सोल्युटली आपने फाइन पॉइंट रेज किया है। एलर्जी और मिग्रेन थोड़ा सा मिस यूज़ किया जाता है। हर खातून को थोड़ी सी मिग्रेन है, हर बंदे को थोड़ी सी एलर्जी है, फिर हम ऐसे लोग हैं अच्छे कि हमें एक दूसरे से बहुत एलर्जी है। ये ज़्यादा है क्योंकि हम पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, जगह थोड़ी है, रिसोर्सेज कम है। हमने पॉपुलेशन पीछे से ऐसे है जैसे कोई फ्लड आ रहा है, नेक काम हो रहा है। प्लीज़ हाथ हौला रखो। फिर शहरों की तरफ माइग्रेशन ऐसे हो रही है बिकॉज विलेज एरिया, रूरल एरिया इज़ नॉट वेल बिल्ट। उसको डाइवर्ट करने की एब्सोल्युटली दुनिया में अमेरिका चले जाएं, पेरिस चले जाएं, उनके गांव देखें, आप कभी भी पेरिस नहीं रहेंगे, आप 60 किलोमीटर दूर 2-4 हफ्ते रहना चाहेंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो हमें अपने फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहरों से रूरल एरिया की तरह प्लीज़ डाइवर्ट करें, वरना जो बाकी 70% छोड़ा है वो भी कल लाहौर और कराची आने वाले हैं। तो फिर आपका मसला और बढ़ जाएगा, सड़कें और चौक करेंगी। तो हम असल मसला हमारा ये अभी जो शॉर्टली हम हल करने वाले हैं, एलर्जी थोड़ी बहुत हर किसी को है, ठीक है, डोंट वरी। माइल्डली एलर्जी सबको है। सबसे ज़्यादा एलर्जी पूरी दुनिया में हाउस डस्ट माइट से है। घर में अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट रहता है जिसको माइट कहते हैं। अच्छा। और इसकी आगे 10-15 किस्में हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं माइट्स। ये जितने हमारे आज के डेट में मैट्रेस हैं, पिल्लो हैं, ब्लैंकेट्स हैं, सब समझें कि इसमें एक पूरी मिलियन माइट्स रह रहे हैं। और जो वो नजर नहीं आती। नो, ये अगर मैग्नीफायर से, इसे बड़े साइज के हैं, ये बैक्टीरिया से काफ़ी बड़े साइज के हैं। ये अगर आप मैग्नीफायर से देखें तो ये सारा दिन फुटबॉल आपके मैट्रेस में खेल रहे हैं। अच्छा। अब हमारे ब्लैंकेट्स, मैट्रेस वीकली, हमारे तो अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग है सोलर एनर्जी जी, सूरज की रोशनी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हफ्ते में 6 आवर्स आप अपने ब्लैंकेट्स, मैट्रेस सनलाइट में एक्सपोज कर लें, ठीक है, आपका मेन मसला हल हो गया। आप अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से 60 सेल्सियस से ऊपर गर्म पानी से निकाल लेते हैं, आयरन कर लेते हैं, देयर इज़ नो माइट ओवर देयर, ठीक है। माइट से हाउस डस्ट माइट बच्चों की किताबों में, पुराने स्टोरों में, पुराने कपड़ों में अटरली सिग्निफिकेंट रैम्पेंट तरीके से, बहुत बेतहाशा तरीके से मौजूद है। आप कोई भी बंदा कपड़े झाड़ेगा, पुरानी किताबें झाड़ेगा तो उसको छींके एब्सोल्युटली आ सकती है। सही। ये हाउस डस्ट माइट का कमाल है। सही। इसका वाहिद हल, हम चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें, वैक्यूम यूज़ कर लें, नहीं वैक्यूम कोई बात नहीं, वेट कपड़े को स्क्वीज़ करके उससे साफ़ कर लें। लेकिन अब टाइम आ गया है कि ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा ना यूज़ किए जाएँ, स्पेशली कारपेट्स, और ये जो ब्लाइंड्स हैं, हैवी कर्टन का ज़माना गया। हाँ, अब तो बिल्कुल लाइट से इसको आप बिल्कुल, सनलाइट जितनी कमरों में आएगी उतने ही हम माइट से बचेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं, अच्छा ये छींक क्या होता है? और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली छींकें आती हैं। अब मेरी छींक की आवाज़ बिल्कुल हल्की सी है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एकदम से उनकी छींक की आवाज़ होती है। अच्छा, और कुछ लोगों को बैक टू बैक फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है, एक दफ़ा छींका है, क्यों ऐसा होता है? लाइटर नोट पे तो कहते हैं कोई याद करता है, जैसे आपकी मामा याद करती, कोई अच्छा बंदा आपको याद करता फिर छींक आती, अच्छा याद नहीं करे तो आपको छींक नहीं आती। ये मे भी सही हो, लेकिन अभी टॉपिक ये है कि मेडिसिन क्या कहती है। मेडिसिन के ख्याल में छींक आना, खांसी आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा। आपके जब भी नाक में वायरस चला जाए, इन्फेक्शन चली जाए, या चेस्ट में इन्फेक्शन होने लगे, तो कफ इतना बड़ा अल्लाह मियाँ का एक ब्लास्ट तरीका है, क्लीनिंग प्रोसेस है, इट जस्ट ब्लास्ट इट ऑफ, इट क्लीन इट ऑफ। तो छींक आए तो उसको मुंह के आगे हाथ ज़रूर रखें,
और WHO कह रही है कि स्नीज और कॉफ इन द एल्बो, ये एक चीज़ सीख ली जाए। ये WHO में उन्होंने करके बताया था, तरीका बताया था कि जब आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप पब्लिक में हैं, घर में हैं, ताकि आप खुद एक रोल मॉडल हैं। आप खुद करेंगे तो आपकी मिसेस करेगी, आपका पार्टनर करेगा, आपका बेबी देख रहा है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो बेबी वही कुछ करेगा। एल्बो में पूरी नाक रख के फिर आपने स्नीज करनी, कॉफ करनी। ठीक है। हम इतने आज़ाद हैं हेलमेट से, सीट बेल्ट से, और स्नीज कॉफ तो हम अग्री वेरी जाती कहते कोई बात नहीं है, सिगरेट पीना नेचुरल है, हाँ सबको तो होता है। पूरे मोहल्ले को जो खराब कर रहे हो भाई साहब, तो हाथ हौला रखो, बाकियों पे भी ज़रा सुकून रखो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्नीज आ रही तो इसको ज़ाती मसला बनाएं, इसको अपने पूरे घर का मसला ना बनाएं। अच्छा, ज्यादा छींके आना कुछ खतरनाक है? तो नहीं, नॉर्मल है? जिनको कभी कभी आना तो एक नॉर्मल ठीक है। अक्सर आने का मकसद है कि आपके नाक में कोई फॉल्ट है। ओके। अगर आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है, उसमें गदूद बने हुए हैं, लो ग्रेड इन्फेक्शन मुस्तकिल रहती है, उन लोगों को तो सिंपल, अगर आपके सिंपल इन्फेक्शन ही रहे, साइनस इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, नोज इन्फेक्शन, क्रॉनिक ओवर स्पैन ऑफ मंथ्स, उनको पंखे की हवा से भी आएगी। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को स्पेसिफिक स्मेल से भी आना शुरू हो एग्जैक्टली जाती है। ये वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन थोड़ी थोड़ी रहती है, ठीक है, या उनको एलर्जी है। ये वो चीज़ है जिसके लिए उसने ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर को अपनी नोज़ गला चेक करवा लेना। टाइम कम है, सेल्फ मेडिकेशन बच्चों और बड़ों में, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम की सूरत में ना लिखी पड़ी हमारे पास दवाइयाँ होती हैं। अब मैं नाम क्या लूँ, मैं खुद भी सम टाइम ना कर लेती हूँ कि अच्छा एक आधा दिन दे के दवाई देख लेती हूँ डॉक्टर के पास क्या लेके जाना है, खुद पे भी बच्चों पे भी। क्या कहेंगे इस पे आप? इस पर सिंपल बात यह है कि हर बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है ना, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और माएँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि टू सम एक्सटेंट इट्स अलाउड ओके कि पैनाडोल का हर माँ को पता होना चाहिए ठीक है। कि थोड़ा सा फीवर हो तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, पैनाडोल इतनी क्वांटिटी में दे दें, उनका डॉक्टर उनको बता देता ठीक है। बहुत ज़्यादा 100 क्रॉस करे तो ब्रूफन सिरप ले लेना। ठीक है। इसके लिए हर दफ़ा में किसी डॉक्टर को किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए और यही नेक नॉलेज अपनी फ्रेंड को भी बताया जाए और पूरे मोहल्ले को भी बताया जाए, फिर क्या होगा। कितने लोग हैं ये जो फ्लू की दवाइयाँ हैं जिसके साथ भी डी लगा हुआ है, वो इसमें एक सूडो एफिडीन डली, ये बच्चे को रात सोने नहीं देती, परेशान करती है। ये कभी भी बहुत छोटे बच्चों को जल्दी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है। एल्डरली पेशेंट जो 40-45 से बड़ी एज के हैं, उनको हार्ट अटैक आ सकता है इसी सिंपल दवाई से, जो सिंपल नज़ले फ्लू की दवाई। अच्छा, तो प्लीज़ दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स को मिसयूज़ रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसकी इफादियत खो देता है, ओवरऑल नेशन पे उसका बर्डन ज़्यादा पड़ता है। एंटीबायोटिक मिसयूज़ का एक ही है ना, कल जो 10 रुपये की दवाई इफ़ेक्ट कर रही थी, आज वो 2000 की दवाई लेके भी उसको फ़ायदा नहीं हो। तो हम एक ट्रबलसम कम्बरसम जरासीम का हलीम पैदा कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेडिसिन बहुत डॉक्टर ने कही हो तो लें, और 5 दिन कही है तो फिर 5 दिन पूरी लेनी है, 2 दिन ठीक होकर बंद नहीं करनी। बच्चों के लिए कुछ होम रेमेडीज़ अगर आप रिकमेंड करना चाहें, अगर हल्का फुल्का नज़ला है, खांसी है, तो आप होम रेमेडीज़ के तौर पे क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है कि माएँ दूध फीड जो है अपना कराएं, नंबर 1। ठीक। फीड बच्चे को सिटिंग या सेमी सिटिंग पोस्चर में कराएं। फीडिंग के दौरान प्लीज़ मामा बिल्कुल एक्टिवली बैठी हो, मेड के ज़ुम्मे ना लगाए, और बच्चे को मुस्तकिल स्माइल करें और एक्टिव रखें, लाइक ए ब्यूटीफुल आर्मी मैन उसको, ताकि वो एक्टिव रहे। इट्स अ वेरी एक्टिव एक्ट। अगर वो दूध के पीने के दौरान, सक्लिंग के दौरान एक्टिव है, तो दूध चेस्ट में या कानों में नहीं जाएगा। नंबर 2 ये है कि बच्चे को फिर 5-6 चक्कर घर के लगाएं, ताकि उसके बर्प्स हो जाए, उसकी गैस निकालें। जैसे पीछे लाइट सा थंप करना होता है चेस्ट के पीछे। और ख़ुद भी खाना खाएं तो प्लीज़ खाना खा के फ़ौरन ही डीप स्लीप में ना जाएं। 1 घंटा घर में सर्वे करें, चक्कर लगाएं, खाना हजम करके सोएं, और सोते हुए ज़रूर वार्म पानी के, वार्म मिल्क के चंद सिप्स ज़रूर ले लें। डॉक्टर साहब, ये तेज़ नमक, मिर्च, मसाले क्योंकि हमारे खानों का हिस्सा होते हैं, क्या ये भी हमारे गले को ख़राब करने का बायस बनता है?
ये तो बिल्कुल 100% सही है कि पूरा एशिया मेरे ख्याल उतना स्पाइस खाता है जितना पूरी दुनिया खाती है। फिर एशिया के काम भी वैसे ही हैं। प्लीज़ ये सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया स्पेशली, सॉरी मैं सब एशिया पूरे को कह रहे हैं, एशिया में तो बहुत सारे, हाँ जी ऐसे ही, ये स्पेशली इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, ये तीनों चारों मुल्क तो ऐसे खाते हैं जैसे स्वाद समझ के। स्पाइस को मिनिमाइज करें, ये इरिटेशन पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, एसिडिटी करता है, ब्लड प्रेशर, इतनी डिजीजेस हैं, ये सब टोटली स्पाइस और ऊपर से ऑयल का कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं ना। अगर ऑयल कम यूज़ करेंगे, ऑयल देखें ख़ास एज तक तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, 10-12 साल के बच्चे के लिए, वो आप दूध दे दें, प्रॉपर देसी घी दे दें, अफोर्ड करते हैं तो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन पे ज़रूर जाएं। लेकिन जो ही आपकी एज एक ख़ास फैमिली मुकम्मल कर ली है तो फ़ौरन ही फैट ऑलमोस्ट मिनिमाइज पे चले जाएं, ठीक है, ताकि आप डॉक्टरों से, हार्ट डिजीज़ से, सबसे बड़ा मसला डेथ का, स्ट्रोक और हार्ट अटैक, जो डायरेक्टली लिंक्ड है इन दोनों तीनों चीज़ों से। ठीक, ये मुफ्त मशवरे थे वैसे, ऑनेस्टली ये अगर आप देख के भी स्क्रीन पर इन पे अमल ना करेंगे तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, और वो लोग जिनके साथ ये इश्यूज़ चल रहे हैं, गला ख़राब, तो ये हमेशा से डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा मशवरा देते होते हैं जिन पे मैं भी अमल करती हूँ कि बाहर कहीं से आएँ तो नोज़ को अच्छी तरह फ्लश कर लें, अपने हाथ धोने की आदत बना लें, और इसके साथ साथ वार्म मिल्क या स्पेशली जब घर आएँ तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, या वज़ू कर लें, बिल्कुल, या अपनी ज़रूर अच्छी तरह बाथ ले लें। लेकिन इससे भी ज़रूरी है कि प्लीज़ पूरा सोएं, थोड़ा ज़्यादा सोएं, और सोने से पहले फ़ोन प्लीज़ दूसरे कमरे में रख के आएँ। आजकल ये डिजिटल टोटल बीमारी है। हमने सोशल मीडिया, हमारी कौम ने ख़ास तौर पे वेली कौम ने बहुत मिसयूज़ किया और अभी भी यूज़ हो रहा है। आप फ़ोन जितना अच्छा सोएंगे, जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे और खाना हज़म करके सोएंगे, आप अगले दिन सारा दिन स्माइल करेंगे। आप स्माइल करेंगे तो आपका घर स्माइल करेगा, फिर समझें पूरा पाकिस्तान स्माइल करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छी स्लीप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हर कोई चाहता है उसका इवेंट, चाहे बर्थडे का है, चाहे शादी का है, आजकल तो वैसे छोटे छोटे इवेंट आप घर में रखते हैं, सो वो इवेंट बहुत स्पेशल हो। अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी, बहुत सारे लोगों ने घरों में सेलिब्रेट किया। सो अपने इवेंट को स्पेशल बनाना हर किसी का ख्वाब होता है, डिफरेंट बनाना हर किसी का ख्वाब होता है। अब आपके पास अपने इवेंट को स्पेशल बनाने के लिए कस्टमाइज चीज़ें हैं, वो आप जैसे भी बना सकते हैं। आप डिकोर कस्टमाइज़ करा सकते हैं, आप केक्स कस्टमाइज़ करा सकते हैं, लोग कप केक बनवाते हैं। सो ऐसे में जो आजकल हम बहुत ज़्यादा रुझान देख रहे हैं वो जी केक जो है वो कस्टमाइज़ बनाना, चाहे वो शादी का इवेंट है, चाहे वो ब्राइडल शावर है, चाहे वो बेबी शावर है, चाहे वो बर्थडे का इवेंट है या 14 अगस्त है, लोग बहुत ही स्पेशल केक बनवाते हैं। सो ऐसे में केक आर्टिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो कस्टमाइज केक हैं ये बनते कैसे हैं, प्राइस इनकी क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम इसका साइज़ क्या होता है, और ये जो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा होता है क्या ये खाने में भी इतना ही खूबसूरत होता है। नूर फातिमा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच नूर फातिमा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। ये मेरे सामने दो बहुत ही खूबसूरत से केक पड़े भी हैं जो अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। ये कस्टमाइज केक बनाने वाला ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और हर कोई बहुत ही डिफरेंट चीज़ें निकाल के देता है कि हमें ये बना तो सब चीज़ें मुमकिन है, बन जाती हैं। जी सम टाइम होता है कि कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो फिर हम कस्टमर को कह देते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है मैनेज करना, तो फिर वो उसी से रिलेटेड जो है वो हमें रेफरेंस पिक्चर शेयर कर देते हैं, तो फिर हम बना देते हैं। ठीक हो गया। सो मुझे ये बता दीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम इसका साइज़ कितना होता है, क्योंकि जो हम बाहर से बेकरी से देख रहे हैं 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड, क्या रिकमेंडेड? अब ज़्यादा जो है ना 1 पाउंड से जो स्मॉल साइज़ है ना वो चल रहा है, जिसे आजकल बेंटो केक के नाम से कहा जाता है। तो ये है कि उसमें लोगों का बजट भी हो जाता है, उनके अकॉर्डिंगली बन भी जाता है और जिस तरह का उनको चाहिए होता है और उसी से रिलेटेड जो है वो उनको मिल भी जाता है। ठीक है। मार्केट में तो हमें बहुत सारे फ्लेवर्स नज़र आती हैं ना,
तो कस्टमाइज केक में भी हम वो फ्लेवर यूज कर सकते जी, हैं? कस्टमर के अकॉर्डिंग जैसा वो टेस्ट कहते हैं, जैसा फ्लेवर कहते हैं, हम वैसा ही बना के देते हैं। कौन कौन से उनको। फ्लेवर होते हैं जो ज़्यादा कस्टमर लाइक करते हैं? आजकल जो है वो पहले सीजनल केक जैसे मैंगो केक बहुत ज़्यादा इन था, अब चॉकलेट फज मेरा बहुत डिमांड में है, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, तो ज़्यादातर वही चलता है चॉकलेट फज में। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, ये ऊपर डिकोर के लिए सारा मटेरियल और ये सब आप खुद करती हैं कि आपकी टीम है पूरी? नहीं नहीं, मैं खुद अभी सिंगल हैंड सब काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, तो घर में ही आपका सेटअप है? जी जी, मेरा होम। ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज है टेफ्टा का, टेक्निकल कॉलेज लिटन रोड पे। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। देखें, यही अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल भी आई थी और वो भी इसी कॉलेज की थी। तो देखें, हुनरमंद बनाएं अपने आप को, ये चीज़ें आप भी घर बैठ के बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से 6 मंथ का किया था, इतना आइडिया नहीं था जब वहाँ ज्वाइन किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से जब किया तो फिर था कि नहीं, अब कुछ करना है लाजमी। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, माशाल्लाह अब 1 ईयर हो गया, तो अब ऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गए हैं। अब मैंने रिसेंटली अपना ड्रीम केक लॉन्च किया है, माशाल्लाह कल उसके ऑर्डर्स थे, वो डिस्पैच किए हैं, तो लोगों को फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। तो जो एक दफ़ा करता है ना, तो वो फिर बार बार जो है वो मुझसे ही कांटेक्ट करते हैं। मुझे ये चीज़ ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है कि चलें, लोगों को मेरा टेस्ट तो अच्छा लगा है। हर इवेंट की मुनासबत से आप केक बना लेती हैं? तो शादी यहाँ पे भी लोग केक बनवाते हैं। जी जी, ऐसे ही निकाह से एग्जैक्टली, मेहंदी थीम, ढोल की थीम, निकाह थीम, जो भी कस्टमर के अकॉर्डिंगली हम बना देते हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि लोग कहते हैं ये कॉस्टली होते हैं आम केक से, तो क्या इस पे वाकई पैसे ज़्यादा लगते हैं बनाने में भी? जी जी एग्जैक्टली, क्योंकि जो बेकरीज वाले होते हैं ना, उन्होंने बल्क क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा, और मटेरियल वो इतना इम्पोर्टेड मटेरियल नहीं यूज़ करते। होम बेकर्स ये है कि मटेरियल उनका इम्पोर्टेड होता है, और बीच में फिलिंग और हाइटेड केक्स होते हैं, और कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि कस्टमर को अच्छी ना लगे। तो यही होता है कि चाहे चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाए, लेकिन कस्टमर को चीज़ अच्छी मिले। कॉम्प्रोमाइज और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एक केक कितनी देर में आप बना लेती हैं? 1 आवर में बन जाता है। अच्छा जी, ठीक है। क्या क्या प्रोसीजर होता है? अगर कुछ थोड़ा सा सिखा भी देंगी किसी को तो लोग घर में भी ट्राई कर लेंगे। कैसे बनाती है? सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले जो है वो इसका स्पॉन्ज के लिए हम मटेरियल तैयार करते हैं, मतलब बैटर जिसे बोलते हैं हम, वो तैयार करते हैं। उसमें एग्स जो है, फ्लोर और शुगर, ये चीज़ें जाती हैं, वनीला एसेंस, ये केक के फ्लेवर्स के अकॉर्डिंगली जो भी टेस्ट होता है, जैसे मैंगो फ्लेवर है उसमें मैंगो एसेंस जाता है, और बेकिंग पाउडर, और इस तरह से स्पॉन्ज बनता है। देन उसके बाद फ्रॉस्टिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चॉकलेट है तो उसके लिए चॉकलेट जो रिक्वायर होती है, तो फिर इस वजह से मैंगो केक्स हैं उनके लिए अलग मैंगो, वो सारी चीज़ें होंगी साथ। सही। सो ये अच्छी खासी मेहनत, आप बिजनेस भी से कर सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नूर फातिमा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने चलना है जी ज़ुहैब के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपको टिप्स भी बड़ी ज़बरदस्त देते रहते हैं। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम आते हैं जी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और आज की हेल्दी टिप के लिए आपको लिए चलेंगे जी ज़ुहैब के पास। ओवर टू यू। Guys, this is Bukhari. I'm internationally certified fitness trainer. मेरे साथ हनिदा, she is also a certified fitness trainer. और आज का हमारा जो वर्कआउट है उन लोगों के लिए है जो वेट पिकअप करना चाहते हैं, लेकिन उनका साथ शोल्डर भी पेन करता है। सुबह उठते हैं तो शोल्डर फ्रीज हुए होते हैं, या वो लोग जिनकी एज जैसा सब बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ उनके शोल्डर में पेन हो रहा है, तो उस दर्द को भी हम नजर के अपने सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को ट्रीटमेंट अच्छा दें, और उसके लिए जरूरी है पहले एक्सरसाइज करना, बातें कम और काम ज्यादा। शाबाश निदा, स्टार्ट करते हैं मार्च से। शाबाश। अगर आपका फ्रोजन शोल्डर का मसला है या पेन होता है सुबह उठ के, तो आप अगर ये थ्राइस सा वीक भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ्स आपकी पेन वगैरह खत्म हो जाएगी। 5 सेकंड मोर निदा। 5 4 3 2 एंड 1। ओके निदा, स्टार्ट करते हैं होल्ड से। डबल होल्ड करेंगे फ्रंट पे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, जिन लोगों का
फ्रोजन शोल्डर का मसला होगा ना, अगर वो लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा लिफ्ट नहीं हो रहा तो डजंट मैटर, जहां तक आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है आपने वहां तक उठाना है इसको। आज तक आप यू विल सी के ग्रेजुअली डे बाय डे इसकी मूवमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, इसके साथ हम करेंगे शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज 10, 9, 8। हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे आपने इसके 3 सेट करना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। शाबाश, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर के लिए अपवर्ड और मूवमेंट करेंगे, ठीक है। शाबाश, गुड। इनवर्ड मूवमेंट करेंगे शोल्डर रोटेटर कफ की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। शाबाश निदा, बहुत है, ठीक है। निदा अब करेंगे लैटरल रेज, नेक को रिलैक्स करेंगे, अननेसेसरी मसल इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जहां जिस मसल की एक्सरसाइज सिर्फ फोकस वहां पे। शाबाश, 5 टाइम्स मोर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। शाबाश। ओके, अब बनाएंगे हम सर्कल, मेक अ बिग सर्कल, या जिसको आप क्या कहते हैं राउंड द वर्ल्ड। ओके जी, लेट्स गो अराउंड द वर्ल्ड, कम ऑन। शाबाश। अगर आप एक्सरसाइज करते हुए स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात कोई भी नहीं। अपने वर्कआउट को एंजॉय करें, अदरवाइज आपका वर्कआउट आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा। और वो लोग जो अपने एक्सरसाइज को एंजॉय करके करते हैं वो ज़्यादा अर्से तक करते हैं और वो कामयाब हैं। जो लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल के साथ आते हैं वो सड़े सड़े से रहते हैं और कभी भी खुशी नहीं होंगे, कभी भी वो रेगुलर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। डन, शाबाश, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर की फ्रंट रेस। पहले हमने फ्रंट पे होल्ड किया था, लेकिन अब हम मूवमेंट देंगे। शाबाश। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, अब शोल्डर रोटेटर कफ की एक और एक्सरसाइज है, इसको बॉडी के साथ लगाएंगे और इनवर्ड मूवमेंट लेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी इसको मूव कर सकते हैं, इसको ऐसे, और इस मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं। शाबाश। 10 रैप्स करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, निदा, 4, 3, 2, परफेक्ट निदा। ये थी हमारी 6 एक्सरसाइजेज फैट लॉस के लिए, प्लस हमारे शोल्डर रोटेटर कफ जिनका फ्रोजन शोल्डर का मसला उन लोगों के लिए अपनी एक्सरसाइज लाजमी करें, इसको रिपीट करें थ्राइस का वीक, और अपना फीडबैक लाजमी दें वो लोग खास तौर पे जिनको पेन है, ठीक है। आपको तो नहीं पेन है? ज़ुहैब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात होगी जी अब मंडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।